नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर चर्चा भी करते हैं। आज हम पाकिस्तान के एक बड़े जासूस और सीरिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने फ्रैंकोइस बायरू। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की घोषणा। अविश्वास प्रस्ताव में हार के बाद गिर गई थी मिशेल बर्नियर की सरकार। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला, ऊर्जा सुविधाओं को बनाया निशाना। बिजली ग्रिड पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक। रूसी सेना पोक्रोवस्क शहर पर नियंत्रण के करीब। विद्रोही नेताओं के आह्वान पर पूरे सीरिया में बड़े पैमाने पर जश्न। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सीरिया की स्थिति पर चर्चा के लिए अचानक पहुंचे इराक। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया, सीरिया से निकाले गए अब तक 77 लोग। भारत ने कनाडा में 3 भारतीय छात्रों की हत्या को बताया त्रासदी। अपने नागरिकों और छात्रों को सावधानी बरतने की जारी की एडवाइजरी। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण। और आइए सबसे पहले बात करते हैं एक पाकिस्तानी जासूस की। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल के अलावा कई तरह की दूसरी जांच भी चल रही हैं। फैज हमीद कभी सत्ता के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन वो पाकिस्तानी सियासत के शिकार हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का सुपर जासूस, जिसका शुमार कभी देश के सबसे ताकतवर शख्स में हुआ करता था, अब उस पर अपनी ही सेना का फंदा कसता जा रहा है। विदेशों, खासतौर से भारत के खिलाफ साजिशों का जाल बिछाने वाली कुख्यात एजेंसी आईएसआई का पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल के अलावा कई तरह की दूसरी जांच चल रही है। कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के तहत उन पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के उल्लंघन, देश की सुरक्षा से खिलवाड़, पद और सरकारी सुविधाओं के दुरुपयोग के साथ साथ लोगों को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। हमीद पर 9 मई 2023 को हुए प्रदर्शन को समर्थन देने का भी आरोप है, जिसकी जांच चल रही है। 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देशव्यापी प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कई सरकारी और सेना की इमारतों को निशाना बनाया गया था। फैज हमीद को इमरान खान का करीबी माना जाता है। इमरान ने फैज को मौजूदा सेना प्रमुख आसिम मुनीर की जगह आईएसआई का प्रमुख बनाया था। 9 मई और राजनीतिक गतिविधियों के आरोप की आंच इमरान खान तक पहुंचती दिखाई दे रही है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो दोनों की मिली भगत पर सवाल उठाकर इमरान खान को भी घेरना शुरू कर दिया है। इस पर इमरान खान ने सफाई देते हुए कहा है कि जनरल फैज जनरल बाजवा के मातहत थे, वो उन्हीं की इजाजत से मिलने आते थे, फिर बाजवा को डीब्रीफ भी करते थे। 9 मई की घटना को जनरल फैज से जोड़ना मूर्खता है। उनके कार्यकाल में आईएसआई के प्रमुख जनरल फैज का मामला सेना का आंतरिक मामला है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगस्त में फैज हमीद की गिरफ्तारी के समय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें इमरान खान के नेतृत्व वाले राजनीतिक गठजोड़ का हिस्सा बताया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालतों में 85 नागरिकों के फैसले सुनाने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाने पर रोक लगाते हुए 9 और 10 मई की घटनाओं में गिरफ्तार सभी आरोपियों के मामले वहां से स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन पंत, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहली खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं जनरल फैज हमीद की। अगर हम बात करें और जिस तरह का वहाँ पर मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पाकिस्तान की सियासत है
ये समझ में नहीं आता कि सियासत को आर्मी कंट्रोल कर रही है या आर्मी के अंदर सियासत घुस गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये पहले ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक जो पाकिस्तानी राष्ट्र है वो सेना के इर्द गिर्द बुना हुआ राष्ट्र है, तो इसीलिए सेना उसके केंद्र में हमेशा से रही है। लेकिन अब जो हो रहा है उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह से एक सेना के अंदर की राजनीति है और दूसरी सेना और जो सिविलियन सेक्टर है उसके बीच के जो जद्दोजहद है उसके बीच में हम कहीं पर पाकिस्तान को फंसा हुआ पा रहे हैं। और तीसरा इसका जो मुझे लगता है बिंदु है वो है इमरान खान, जिसको ये कोशिश जो है सेना पूरी तरह से कर रही है और जो वहाँ के सिविलियन इस समय कंट्रोलर्स हैं, पाकिस्तान की जो सरकार है वो ये चाहती है कि किसी तरह इमरान खान को बिल्कुल दरकिनार करके रखा जाए और जो भी उनके सपोर्ट में रहे हैं या जिन्होंने भी उनको पहले समर्थन दिया है उनको धीरे धीरे करके निपटाया जाए। तो मुझे लगता है फैज हमीद साहब के साथ जो अभी हो रहा है ये एक तो उनका भी अपना जो उनका बैकग्राउंड है उससे लेकर बात आगे बढ़ रही है और दूसरा जो जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में कि कैसे जो इस समय सेना और सरकार की जो के बीच का जो संबंध है उसको अगर हम देखें तो उसमें इमरान खान और उनके समर्थन में जो भी लोग रहे हैं उनको किस तरह से हैंडल किया जाए, इसको ये मुझे लगता है इसमें हम देख पा रहे हैं अभी जो मौजूदा हालात बन रहे हैं। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर एक सवाल आएगा और हमारे दर्शक भी इसका जवाब जानना चाहेंगे कि क्या क्या डर है पाकिस्तान की जो वर्तमान सरकार है या पाकिस्तान का जो वर्तमान आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट है, क्या डर है इमरान खान से उनको? देखिए, सबसे बड़ा डर तो ये है कि इमरान खान ने इतने हम पूरे पिछले साल से एक मशक्कत चल रही है कि किस तरह से इमरान खान को मार्जिनलाइज किया जाए, लेकिन इमरान खान मार्जिनलाइज नहीं वो कर पा रहे हैं और इमरान खान की जो सड़क में पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है उसके चलते जो सरकार है उसको कहीं पर अपनी जो उसके संबंध हैं जनता के साथ उस पर एक तरह से एक आईना दिखाया जा रहा है और कहीं पर सरकार को ये लग रहा है क्योंकि उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी इतनी कम है कि वो इमरान खान की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को यूज करके उसको मार्जिनलाइज करके अपनी लेजिटिमेसी को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हर ये कोशिश पिछले साल से की जा रही है कि इमरान खान को किस तरह से हाशिए पर रखा जाए, उनके संबंधित जो लोग हैं उनको मार्जिनलाइज किया जाए, क्योंकि कल कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान फिर से एक बार राजनीति में सक्रिय होते हैं और उसके बाद बाकी सबको वो फिर पीछे जो पॉपुलर मैंडेट है उसमें पीछे करने में वो सक्षम अभी भी दिखते हैं। तो मुझे लगता है जो इनसिक्योरिटी है, पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी है और दोनों ही फौज को ये समस्या है कि वो अपनी को मार्जिनलाइज इमरान खान से मान रहे हैं और जो वहां पर गवर्नमेंट है उसको ये लग रहा है कि उनकी लेजिटिमेसी कम है। तो वो दोनों ने मिलकर ये कोशिश करी है कि जो सबसे ज्यादा इस समय पॉपुलर कैरेक्टर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उसको अगर हम मार्जिनलाइज कर पाते हैं तभी हम अपने जो संबंध है उनको बनाकर रख पाएंगे। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जो एक पाकिस्तान में खेल चल रहा है कि पहले ट्रेडिशनली पाकिस्तान में हमने देखा कि किस तरह से सरकार और सेना के बीच में हमेशा एक जद्दोजहद रही कि किसका पलड़ा भारी होगा। इस समय जो वहां की सेना है और सरकार है वो एक मत में एक साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किस तरह से मार्जिनलाइज किया जाए। तो वो इसमें सरकार और सेना एक साथ आते हुए दिख रहे हैं और मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी एक पाकिस्तान के लिए भी अचंभित कर देने वाली बात। यहाँ पर ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि इमरान खान की अगर हम बात करें और एक दौर में चले जाएं तो इमरान खान के कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी सेना है या पाकिस्तानी जो खुफिया एजेंसी है उसके साथ अच्छे खासे संबंध हुआ करते थे। काफ़ी ऐसे जो वरिष्ठ अधिकारी थे जिनके साथ इनके अच्छे संबंध थे। हाल के वर्षों में ऐसा क्या कुछ हुआ है कि पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी बिल्कुल इमरान खान के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं हैं? क्या कुछ ऐसा हुआ है और क्यों संबंध अच्छे नहीं हैं? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हुई कि इमरान खान को, जिसका आपने सही कहा कि इमरान खान को एक तरह से पपेट के तौर पर सेना इस्तेमाल करना चाहती थी। इमरान खान को खड़ा ही इसलिए किया गया कि एक ऐसा पावर सेंटर सेना और आईएसआई मिलकर बना पाए जिसको वो पीछे से कंट्रोल कर पाए और उसको डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी भी मिलती रहे। तो इसके लिए जब इमरान खान ने चुनाव लड़ा तो उसको में उनको हमेशा से ये कहा गया कि वो एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे, वो उनको
आर्मी और आईएसआई ने मिलकर खड़ा किया, उनको मिलकर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई, कोशिश करी कि सारा जो यंत्र है सेना का वो उनके पीछे खड़ा रहे, और उसको बाकी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको डीलेजिटिमाइज करके इनको उभारा गया। तो लेकिन हुआ ये कि जब ये सत्ता में आए तो ये अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाना इनकी जो चाहत थी उसमें इनकी तकरार आर्मी और आईएसआई के साथ होने लगी, तो वो जो एक दरार आई वो भर नहीं पाई, और इमरान खान इतने पॉलिटिकल सेवी नहीं निकले कि वो मैनेज कर पाते सेना को, आईएसआई को और अपनी जो पॉपुलर मैंडेट थी उसको। तो वहां पर जो दरार आई और सेना को ये जब समझ में आया कि कहीं अगर ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए तो न तो न सिर्फ ये सिविलियन जो पॉलिटिकल सेक्टर है, पॉलिटिकल ओपोनेंट से अपोजिशन है, उसकी ये स्पेस खत्म कर देंगे, बल्कि हमारी स्पेस खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है वो जो डर है जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे, जो इनसिक्योरिटी है, वो इस बात की है कि कहीं सेना की जो दिक्कतें हैं, सेना से जो लोगों को तकलीफ है, सेना की जो सेंट्रलिटी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, अगर वो खतरे में पड़ती है तो सेना ने हमेशा पाकिस्तान में चाहे आगे से या पीछे से ये कोशिश करी है कि वो अपनी महत्ता, अपनी सेंट्रलिटी बनाए रखें, और इमरान खान को इसीलिए वो दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। उन पर केसेस डाले गए, उनको अंदर कर दिया गया, उनके साथ जो खड़ा है, जैसा हम इसमें जिक्र कर रहे हैं हमीद साहब का, वो उनको अब दरकिनार करने की कोशिश हो रही है। तो ये मुझे लगता है एक तरह से पॉलिटिकल जो एक लैंडस्केप है उसको कंट्रोल करने की जो पाकिस्तानी सेना की हमेशा से चाहत रही है, उसी में एक कदम की तरह हम देख सकते हैं। ऐसे में ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पाकिस्तान के इतिहास को देखें तो वहाँ पर पॉलिटिकल असैसिनेशन, हत्या कर देना भुट्टो परिवार के साथ हमने देखा, और फौज के आला अधिकारियों के साथ भी हमने देखा। तो ऐसे में चाहे न्याय के रास्ते से आरोप लगा के, या कोई बाद में जिस तरह से अभी वहाँ पर हुआ है कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उन्होंने बिठा के रखी हुई है, जिस तरह से पूरे न्याय तंत्र में उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ है, ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ इस तरह की घटनाएं, इसके काफ़ी कयास कई लोग लगाते हैं, क्या देखने को मिल सकती हैं? देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ जो मुझे लगता है सेना को जो सेना के तंत्र हैं उनको ये जो डर सता रहा होगा कि अगर वो इस तरह का कोई भी रेडिकल ऑप्शन अपनाते हैं तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी इमरान खान जो है उनकी पॉपुलैरिटी आम जनता के बीच में बहुत ज्यादा है, तो उसका बैकलैश बहुत स्ट्रांग हो सकता है। अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसमें ज्यादा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है उससे बेहतर ऑप्शन यही है कि आप करप्शन के, इरेगुलरिटीज के केसेस डालते रहें, और क्योंकि न्याय प्रणाली को भी आप कंट्रोल करते हैं तो ये बड़ा आसान हो जाता है कि आप उन केसेस के द्वारा ही इमरान खान को अंदर रखें, इससे पहले कि वो कोशिश करें बाहर आने की, या बाहर आके कुछ राजनीतिक अपना मुकाम फिर से खड़ा करने की कोशिश कर पाए। वो अगर अंदर ही रहेंगे तो उम्मीद ये की जा रही है कि धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी, धीरे धीरे लोग थक जाएंगे, धीरे धीरे लोग उनको भुला देंगे, धीरे धीरे लोग उनसे आगे बढ़ जाएंगे या दूसरे ऑप्शंस को सीरियसली लेने लगेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा वो ये कि जो वहाँ की सरकार है पाकिस्तान में इस समय, वो कैसा प्रदर्शन करती है। अगर वो पाकिस्तान को इसी तरह गर्त में धकेलती रही तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती रहेगी। अभी चाहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जिस तरह की परेशानियां पाकिस्तान इस समय झेल रहा है, उसमें सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लोग सरकार को उसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे और इमरान खान को एक मसीहा के तौर पर देखते रहेंगे। ठीक है, हर्षवर्धन जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी एक और खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो
तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब बात करते हैं सीरिया की। सीरिया में बशर अल असद के शासन के अंत से वहां की जनता काफी खुश है। शुक्रवार को देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जुलूस निकालकर असद शासन के अंत का जश्न मनाया। लेकिन सीरिया की समस्या खत्म नहीं हुई है। एक तरफ इजरायली हमलों का उसे शिकार होना पड़ा, तो वहीं कुर्द विद्रोहियों और तुर्की समर्थित विद्रोहियों के बीच हिंसा भी चिंता का एक बड़ा कारण है। ये रिपोर्ट देखिए। बशर अल असद के परिवार के 5 दशक के शासन से छुटकारा भले ही सीरिया के लोगों के लिए राहत और खुशी की वजह हो, लेकिन सत्ता हस्तांतरण में वैश्विक शक्तियों की दिलचस्पी परेशानी का कारण भी बनी हुई है। शुक्रवार को देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने जुलूस निकालकर असद शासन के अंत का जश्न मनाया। राजधानी दमिश्क की उमैया मस्जिद में हजारों लोगों ने नए अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर के नेतृत्व में जुमे की नमाज अदा की। असद राज के खत्म को आज़ादी मानने वाले सीरिया के आवाम के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं। इसमें गोलान की पहाड़ी की दिशा से इजराइल से मिलने वाली चुनौती से सिर्फ सीरिया ही नहीं, दुनिया के कई देश चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने अपनी सेना को गोलान हाइट्स पर दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाले बफर जोन में सर्दियों के दौरान रहने का आदेश दिया है। असद के देश छोड़कर फरार हो जाने के कुछ ही घंटे बाद रविवार को इजराइल ने गैर फौजी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। साथ ही कई इलाकों में भीषण हमले शुरू कर दिए। कथित रासायनिक हथियारों के भंडार से लेकर वायु रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है, ताकि उन्हें विद्रोहियों के हाथ में जाने से बचाया जा सके। इजराइल का कहना है कि उसकी सीमा और बफर जोन में सैनिकों की तैनाती अस्थायी है और उस समय तक रहेगी जब तक 1974 युद्ध विराम समझौते के संदर्भ में सीरिया में सेना की स्थापना नहीं हो जाती और सीमा पर सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती। इस बीच तुर्की के कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर तुर्की और इस्लामी समूह का हमला जारी रहता है तो देश में खूनी युद्ध का एक और दौर शुरू हो सकता है। तुर्की कुर्दों की सेना SDF और इससे जुड़ी PKK को आतंकी संगठन मानता है, जबकि अमेरिका SDF को आतंकी नहीं बताता है और उन्हें सैन्य मदद भी देता है। सीरिया में तुर्की और अमेरिका अक्सर एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। इस बीच दोनों ने स्थिरता बहाली और आतंकियों को खदेड़ने में सहयोग का भरोसा दिया है। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सीरिया में फंसे अब तक 77 भारतीयों को निकाले जाने की बात कही है। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मैप के जरिए थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में अंतर क्या आया है। ये सीरिया के 2 मैप हम आपको दिखा रहे हैं। एक मैप ये है नवंबर 27 का, जब वहां पर बशर अल असद का शासन था। दूसरा मैप ये है दिसंबर 8 का, जब बशर अल असद का शासन वहां पर गिर गया। लेकिन फर्क क्या आया? अगर हम नवंबर 27 की बात करते हैं तो ये जो लाल रंग का आप इलाका देख रहे हैं, इस इलाके में बशर अल असद का शासन हुआ करता था। जो असद की सेनाएं हैं, सीरिया की जो सरकारी सेनाएं थीं, उनका इन इलाकों में कब्जा हुआ करता था। और ये जो पीला कलर का आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुर्द विद्रोहियों का ये इलाका है। अमेरिका इसको समर्थन देता है, इनको सैन्य सहायता देता है, और ये कुर्द विद्रोहियों का इलाका है। और जो ये हल्के से हरे रंग में आप देख रहे हैं, ये तुर्की समर्थित विद्रोहियों का इलाका है। ये भी तुर्की समर्थित विद्रोहियों का इलाका है। और अभी जिन लोगों ने सीरिया में कब्जा किया है STS के नेतृत्व में, उनका यहाँ कब्जा हुआ करता था, इधर इदलिब में। इदलिब से ये यहाँ से निकल के आए, इन्होंने अलेप्पो, होम्स, हमा, इन शहरों पर इन्होंने हमला किया। और उसके बाद क्या कुछ सिचुएशन बदली, आप इस मैप को देखिए। ये जो अब ये हरे रंग का पूरा ये आप देख रहे हैं, इन सब जगहों पे जो STS समर्थित
जो लोग अभी वहाँ पर शासन कर रहे हैं, जिन्होंने असद को तख्ता पलट किया था, उनका इन जगहों पे अभी कब्जा है। और ये जो नीला हरा है वो तुर्की समर्थित विद्रोही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इनको भी एक तरह का नैतिक समर्थन तुर्की से प्राप्त था, तो ये जो विद्रोही हैं ये मिलके इस वक्त वहाँ पर शासन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये जो लाल रंग का इलाका है, यहाँ पर अभी भी असद की सेनाओं का इस इलाके पर कब्जा है। और उसके अलावा ये जो काले रंग आप देख रहे हैं, इन जगहों पे इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। और जो ये सफ़ेद रंग में आप देख रहे हैं, इन जगहों पे भी विभिन्न विद्रोही हैं और इनके बारे में अभी साफ नहीं है कि क्या ये STS समर्थित जिन लोगों ने अभी कब्जा किया है उनके साथ हैं या नहीं है। ये जो नीला कलर आप देख रहे हैं, ये गोलान हाइट का इलाका है, यहाँ इजराइल का कब्जा है और पहले भी यहाँ इजराइल का कब्जा था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इजराइल ने लगातार अपना कब्जा यहाँ पर बढ़ाया है। गोलान हाइट में जो बफर जोन हुआ करता था सीरिया और इजराइल के बीच में, उस बफर जोन को भी इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। और ये तक इजराइल के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इजराइल इस बफर जोन से आगे बढ़ रहा है। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि इजराइल अब जो यहाँ दमिश्क है वहाँ से कुछ ही दूर पे है। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। हर्षवर्धन जी, अगर हम सीरिया की बात करें तो अभी वहाँ पर काफ़ी खुशी का माहौल है। STS के नेतृत्व में जिन विद्रोहियों ने बशर अल असद के शासन का तख्ता पलट किया, वो लोग वहाँ पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन चुनौतियाँ काफ़ी हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, जब भी किसी तानाशाह का इस तरह से जाना होता है तो ये स्वाभाविक है कि जो लोग इतने दशकों से वहाँ पर पीड़ित थे वो जश्न मनाएंगे, वो खुश होंगे। लेकिन जिस तरह से सीरिया में, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे, जिस तरह से सीरिया बटा हुआ है, कोई सेंट्रल पावर नहीं है, पावर स्ट्रक्चर नहीं है जो इतने सारे ग्रुप्स को एक साथ लाकर एक गवर्नेंस की रूपरेखा भी वहाँ दे पाए, वो मुझे लगता है अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि जब इस तरह के देश टूटते हैं या इस तरह की जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो खत्म होती हैं, सेंट्रल कंट्रोल खत्म होता है, तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम हमने पहले इतिहास में देखे हैं। तो वही मुझे लगता है ऐसा हो सकता है यहाँ पर रिपीट हो, क्योंकि अगर जल्द से जल्द इस पावर वैक्यूम को नहीं भरा गया तो ये जो अंदरूनी लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई, ये और ज़्यादा प्रबल होगी। बाहर की जो पावर्स हैं जो वहाँ पर अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, अपनी पकड़ बनाने के लिए लगी हुई हैं, वो और ज़्यादा प्रखर तरीके से काम करेंगी और अंत में सीरिया एक फेल स्टेट के तौर पर बनता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, बहुत गंभीर हैं। एक जो समस्या है वो और दिखती है कि जो कुर्दों का इलाका है और वहाँ पे जो कुर्द विद्रोही हैं उनको तो अमेरिका का समर्थन रहा हुआ है लंबे समय से और अमेरिका उनको हथियार और दूसरी सहायता भी मुहैया कराता है। उनकी तुर्की समर्थित विद्रोहियों से नहीं बनती है, तुर्की से उनकी नहीं बनती है और वहाँ पर कई हिंसा की ऐसी घटनाएं हो रही हैं तुर्की समर्थित विद्रोहियों और कुर्दों के बीच में। ये कितना बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि तुर्की भी कहीं ना कहीं इस पर हस्तक्षेप करता है। जी बिल्कुल, और तुर्की ने तो हमेशा से सीरिया में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। हमने देखा कि किस तरह से तुर्की पहले चाह रहा था कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो जाए, काफ़ी पुश कर रहा था साथ को नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अभी जब तक असद सत्ता में बने हुए थे तब तक दोनों तरफ के विद्रोही, चाहे वो तुर्की समर्थक हों या तुर्की के खिलाफ वाले विद्रोही हों, उनका एक मकसद था कि असद को हटाना है। अब जब असद चले गए हैं तब समस्या ये है कि तब दोनों ही तरफ से अपने अपने जो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं वो बाहर हैं। जो कुर्द जो विद्रोही हैं उनका मकसद हमेशा से रहा है कि वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो नहीं चाहते टर्की में रहना, टर्की का किसी तरह से एंगेजमेंट करना। टर्की उनके लिए बहुत एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है। और दूसरी तरफ टर्की के लिए भी कुर्द विद्रोही एक तरह से एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है, क्योंकि अगर कुर्द सेपरेटिज्म और फैलता है तो वो टर्की को भी कहीं पर अंदरूनी तौर पर उसमें इफेक्ट करेगा। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों के सामने रखी। और इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कनाडा में हिंसक अपराधों में 3 भारतीय छात्रों की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिंसक अपराधों में 3 भारतीय छात्रों की हत्या दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शुक्रवार को फ्रैंकोइस बायरो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है।
फ्रांस के दक्षिणपंथी और वामपंथी सांसदों ने पिछले सप्ताह ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव पर एक साथ मिलकर मतदान किया था, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार गिर गई थी। रूस ने शुक्रवार को बड़े पैमाने पर हवाई हमले में यूक्रेनी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला किया। इसे यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बिजली ग्रिड पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक बताया। इस बीच रूसी सेनाओं ने यूक्रेनी शहर पोक्रोव्स्क को घेर लिया है। वह शहर से केवल 1.5 किलोमीटर दूर है। क्रेमलिन ने रूसी क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा अमेरिका की दी गई मिसाइलों द्वारा हमलों की आलोचना करने के लिए निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा की, लेकिन क्रेमलिन ने कहा कि किसी भावी शांति की स्थिति में यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों को तैनात करने का ट्रंप का सुझाव अपरिपक्व है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल पर दूसरी बार महाभियोग वोट से एक दिन पहले विपक्षी नेता ली जे म्यूंग ने कहा है कि देश में व्यवस्था बहाल करने का सबसे अच्छा तरीका महाभियोग चलाना है। ली ने सत्ताधारी पार्टी पीपीपी सदस्यों से महाभियोग का समर्थन करने की अपील की और कहा कि इतिहास आपके निर्णय को याद रखेगा। मोल्दोवा की सांसद ने 1 जनवरी से रूसी गैस आपूर्ति में संभावित कटौती के कारण 16 दिसंबर से 60 दिनों के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने को मंजूरी दी है। मोल्दोवा के अलगाववादी क्षेत्र ट्रांसनिस्ट्रिया को आवश्यक गैस सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री डोरिन रेसियन के आह्वान के बाद इसे संसद ने मंजूर किया।